वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इस तरह से कभी सोचा भी नहीं है। आज आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे। हाल ही में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में। एक परिवार जिसकी कहानी बार बार सामने आ रही है और उसको बोलते हुए भी मुझे गूज बम्प्स आ रहे हैं। लंदन में नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और उनकी जो आखिरी सेल्फी है ना, वो हम सबको हॉन्ट कर रही है। देखिए, जिंदगी तो जिंदगी है, मौत तक का भरोसा नहीं है। अब जब से वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लगातार आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिथम है, आपको बार बार एक तो फियर साइकोसिस, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हर तरीके की गंदगी फैलाई जा रही है, जो कि वास्तव में पूछिए तो मृतकों और उनके परिवारजनों के प्रति अपमान भी है। पर ये हो कैसे गया कि हवाई अड्डे के ठीक बगल में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनी हुई है, लोग रह रहे हैं और एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज कैंपस है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। हमें ये सवाल पूछना होगा। मैं मेघालय मर्डर केस की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। आज वो पकड़े गए हैं तो आपको दिखाई दे रहा है तो बड़े बेवकूफ लोग थे, आप ऐसे कहोगे। लेकिन जब वो बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे तो बेवकूफ नहीं थे अपनी नजर में। आपको वही अंजाम देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने को मिले हैं, क्योंकि नेचुरल बायोलॉजिकल तल पर जीना जानवरों का काम है, इंसान का नहीं। तो इंसान भी तो एक जानवर है। इंसान अगर सिर्फ एक जानवर होता तो हम आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते ना। कोई जानवर ऐसी चर्चा करते हैं क्या? हमारे विचार हमारी पशुता से आजाद थोड़ी होते हैं। नमस्कार। हाल ही में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, AI-171, और इस विमान में 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी शामिल थे। कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को रैप अप करके लंदन में नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे थे। कुछ थे जो यहाँ अपना कुछ काम करने के लिए आए थे, अपने काम को निपटा कर वापस अपने देश लौट रहे थे। कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी थे जो सिर्फ टूरिज़्म के मकसद से भारत आए थे, लेकिन सबकी यात्रा अधूरी रह गई। इस दुर्घटना के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने हम सबको एक तरह से दहला के रख दिया है। जिस तरह से अब लोग अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं कि हम किस चीज़ के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, जब हमें अगले क्षण का नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमारे अगले कदम पर अब क्या होने वाला है। क्या सोचकर हम 10 साल के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं, बच्चों के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं या अपने लिए कोई प्लानिंग करते हैं। ये सब सवाल जो हैं आज हम सबके जीवन को झकझोर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबके सामने आकर खड़े हो गए हैं। और ऐसे में एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर का अगर साथ मिले तो शायद इन सवालों की गुत्थी को सुलझाना थोड़ा आसान हो। इसी मकसद से ABP लाइव पर मैं प्रीति दहिया आप सबको मिलवाना चाहती हूँ आचार्य प्रशांत से। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पिरिचुअल टीचर्स वर्ल्ड वाइड। सर, बहुत स्वागत है आपका ABP लाइव पर। सबसे पहले जो सवाल के साथ मैंने शुरुआत की इस बातचीत की, क्या है ज़िंदगी? मतलब आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि हमें नहीं पता कि अगले मोड़ पे क्या लिखा है, ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एक परिवार जिसकी कहानी बार बार सामने आ रही है और उसको बोलते हुए भी मुझे गूज बम्प्स आ रहे हैं। 3 बच्चों के साथ डॉक्टर जोड़ा अपनी पूरी ज़िंदगी को अहमदाबाद में समेट कर लंदन में नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और उनकी जो आखिरी सेल्फी है ना, वो हम सबको हॉन्ट कर रही है। बच्चों ने सोचा होगा नए स्कूल में जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, और पल भर में सब खत्म हो गया। हाउ डू वी अप्रोच दिस? कैसे लाइफ को हम जिए अब? जहाँ कोई चीज़ भरोसे की नहीं है, निश्चित नहीं है, वहाँ खुद को सांत्वना देने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद को ये नहीं जताना चाहिए कि कुछ तय है या सुरक्षित है या नियंत्रित है, जब वो है नहीं। देखिए, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, मौत तक का भरोसा नहीं है। आपने बात करी कितने लोग हैं जो इस दुखद त्रासदी में मारे गए। एक व्यक्ति अनायास बच भी गया। तो जब हम सोचते हैं कि ज़िंदगी निश्चित है और उसके हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, तो ज़िंदगी निश्चित नहीं होती। और जहां हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ तो अब सबकी मौत निश्चित है, वहाँ मौत भी निश्चित नहीं होती, वहाँ कोई बच भी जाता है। तो ले दे करके भविष्य ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसका भरोसा किया जा सके। इसका मतलब ये है कि अभी आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कल आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस रूप में आएगा, ये तो खुद को बस बहलाने वाली बात है अगर हम कहें कि हमें पता है। किसी को नहीं पता है।
हाँ, ये पता है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पता है कि अभी ये जो चर्चा है इसमें पूरा ध्यान होना चाहिए, ये पता है कि इसके बाद कुछ काम करेंगे आप, कुछ मैं करूँगा, और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि हम क्यों उस काम में हैं, हम हैं कौन, उस काम से हमारा रिश्ता क्या है। शायद यही अकेली चीज़ है जिस पर इंसान का हक है। हम्म? और मज़ेदार बात यह है कि अगर हम वर्तमान का ख्याल कर लें तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे तो नहीं जैसे हम चाहते हों, पर अनपेक्षित तरीकों से वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वर्तमान ठीक है तो वर्तमान ही भविष्य की फिक्र खुद कर लेता है। आचार्य जी, इसेंशियली अगर आपकी बातों को मैं ठीक से समझी हूँ, एक लिव इन द मोमेंट की फिलॉसफी है हम्म। कि जिस क्षण में हम हैं हम्म। उस क्षण को अपना बेस्ट दें, हम्म। उससे मैक्सिमम हम लें, हम्म। और भविष्य शायद अपने आप अपना ध्यान रख लेगा। लिव इन द मोमेंट प्लस फ्यूचर प्लानिंग, क्या ये दोनों को साथ लेकर चलना है? देखिए, आमतौर पर जब लिव इन द मोमेंट कहा जाता है तो उससे आशय होता है कि इस मोमेंट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। माने इस मोमेंट से अपनी कामनाएं अधिक से अधिक पूरी कर लो। आपने कुछ विज्ञापन देखे होंगे जहाँ पर वो संदेश देते हैं कि यस, अभी हम्म। अभी कर लो, राइट नाउ, डू इट नाउ। तो ये कोई संयोग नहीं है ना कि ये सब कंज्यूमेबल्स के विज्ञापन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा कंज्यूम करें और ज़्यादा सोचें नहीं, और कामना तो मचलती ही रहती है कि मुझे तत्काल पूरा कर लो। तो लिव इन द मोमेंट का जो आमतौर पर मतलब निकाल लिया जाता है वो यही है कि जितने अरमान हैं हम्म। उनको अभी पूरा कर लो बिना परिणाम की परवाह करे। अब अगर लिव इन द मोमेंट की बात मैं कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे कंजम्पशन में अपनी जो भी मेरी आड़ी तिरछी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट मेरा बस इस पल के लिए नहीं रहेगा, वो तो आगे के लिए भी रहेगा ना। हम्म। मैं सिर्फ ये थोड़ी चाहूँगा कि मुझे अभी कोई चीज़ भोगने को मिल जाए, कंज्यूम करने को मिल जाए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि मैं आगे भी उसकी सप्लाई को अश्योर कर लूँ, हम्म, कि उसकी एक एक नियंत्रित आपूर्ति लगातार होती रहे, आगे भी, अभी भी मिले और आगे भी मिले। ठीक वैसे जैसे हम कहते हैं अभी भी खाना है और आगे के लिए भी बचा के रखना है, वो सब वहाँ पे हमारा स्टोर्ड रहता है कि आगे के लिए भी रहेगा। जी। तो लिव इन द मोमेंट कि जब भी एक कंजम्पशन सेंट्रिक परिभाषा होगी, एक गलत केंद्र से परिभाषा होगी, तो उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग आ ही जाएगी। क्योंकि हम लिव इन द मोमेंट भी इसीलिए करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिज़ायर्स पूरी कर लो। वो डिज़ायर्स क्यों हैं, कहाँ हैं, हम में आ कैसे गई, उन डिज़ायर्स से किसी को कुछ मिलता है नहीं मिलता है, ये हम आमतौर पर सोचते नहीं हैं। तो लिव इन द मोमेंट भी इसीलिए है कि डिज़ायर फुलफिलमेंट हो जाए, कामना पूर्ति हो जाए। और फ्यूचर प्लानिंग भी तो हम इसीलिए करते हैं ना। फ्यूचर प्लानिंग में कोई हम ये प्लानिंग तो करते नहीं है कि मैं बेहतर इंसान बन जाऊं, मेरी चेतना का तल ऊंचा हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग भी यही होती है, इतना बड़ा घर हो जाएगा और बड़ी गाड़ी हो जाएगी, यहाँ छोड़ देंगे, छोटे शहर से बड़े शहर में चले जाएंगे, थोड़ा और पैसा हो जाएगा, या शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे होंगे। फ्यूचर प्लानिंग भी तो सारी यही होती है ना जी। तो चाहे वो लिव इन द मोमेंट हो या चाहे फ्यूचर प्लानिंग की बात हो, हम वो दोनों ही काम एक ही सेंटर से करते हैं, एक ही कारण से करते हैं। और वो कारण ये है कि मुझे कंजम्पशन करना है, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि खुशी, हैप्पीनेस कंजम्पशन से मिलती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको मैं ले जा करके उसको इस्तेमाल कर लूँ, उसको भोग लूँ, उसका अनुभव कर लूँ। और क्योंकि मुझे बताया गया है कि उसी से तो खुशी मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हैं, लिव इन द मोमेंट और फ्यूचर प्लानिंग जब दोनों गलत केंद्र से आ रही हैं तो दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हैं। मैंने जिस लिव इन द मोमेंट की बात करी, जिससे आपका आशय था, वो अलग चीज़ है। मैंने भोगने की नहीं, समझने की बात करी। मैंने कहा अभी हम जो कर रहे हैं उसमें उसमें बोध होना चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसके साथ निष्ठा होनी चाहिए, है ना। एक बात यह है कि
मैं कहीं कहीं गया हूँ, मान लीजिए घूमने के लिए गया हूँ, तो ये है कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ, तो यहाँ जितनी जगहें हैं मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जा करके वो टिक बॉक्स लगा देना है। मुझे बताया गया है इस जगह पर ये 5 स्थल हैं जहाँ जाना चाहिए, मैं 5 पर जाऊँगा, अपनी सेल्फीज ले लें, अपनी सेल्फीज लूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, प्लास्टिक फैलाऊँगा और गंदगी करूँगा, जो भी मैं कर सकता हूँ, जाम लगाऊँगा, गाड़ी इधर उधर पार्क करूँगा, सब गड़बड़ करूँगा जितनी कर सकता हूँ। तो एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि मैं जिस भी जगह हूँ वहाँ मैं यूं ही नहीं हूँ। वहाँ ऐसा नहीं है कि बस अकस्मात संयोग ने लाके मुझे पटक दिया। मैंने जाना है, सोचा है, समझा है, और वहाँ से मेरी मौजूदगी निकल रही है। मैं उस लिव इन द मोमेंट की बात कर रहा हूँ, लिविंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, नॉट लिविंग फ्रॉम द पर्पज ऑफ कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट। सो कंजम्पशन ड्रिवन लिविंग एंड अ लिविंग विच इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये ना आजकल की जनरेशन पे बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर आकर बस गई है, तो इसीलिए आपको हर टूरिस्ट स्पॉट पे अपनी सेल्फी लेके वैलिडेशन सीख करना है कि मैं यहाँ भी होके आ गया हूँ, मैंने ये टच डाउन कर लिया, ये कंज्यूम कर लिया। लेकिन क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है? आई थिंक जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी कंजम्पशन ड्रिवन लिविंग तो हो रही थी। तो क्या आज के जनरेशन को ब्लेम करना कि तुम इससे ज्यादा ग्रस्त हो, वो सही है? ये तो हमारे पुरखों ने भी हमें विरासत में दिया है। हाँ, देखिए, ये दोनों ही चीज़ें सदा से मौजूद रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे भीतर कोई होता है जो लगातार गंदगी मचाने को और गंदगी में लौटने को आतुर होता है, और उसे उसमें मज़ा बहुत आता है। द चीप काइंड ऑफ हैप्पीनेस, हम जानते हैं उसको। टेम्पररी में भी, टेम्पररी बट स्टिल एंथ्रलिंग। हाँ, मुझे मजा इट गिव्स यू हाई, इट गिव्स अ हाई। और आदमी कहता है कि वही पल भर के लिए ही सही, पर उसमें मजा तो आ रहा है। तो एक हमारे भीतर वो बैठा होता है, सबके भीतर होता है, ये जन्मजात बात है और सदा से रही है। तो एक बैठा होता है जो कहता है कि मुझे वो क्षणिक ही अगर उत्तेजना मिल जाए तो भी ठीक है, पर वो चाहिए, एक तरह का नशा है। और दूसरा हमारे ही भीतर कोई बैठा होता है जो इस चीज़ को देख रहा होता है, समझ रहा होता है, और उसको पता होता है कि ये मामला है तो गड़बड़। ऐसे चलाने में दुखी मिलता है, थोड़ी देर के लिए एक उत्तेजना हाई मिल सकता है, पर वो फिर उसका जो अवसाद होता है, परिणाम होता है, वो बहुत लंबा खींचता है। हमारे भीतर ही दोनों रहे हैं। क्या इसे ही अंतरात्मा कहते हैं? इसको बोध कह लेंगे, इसको हमारे समझने की क्षमता कह लेंगे। अंतरात्मा थोड़ी दूसरी थोड़ी दूसरी चीज हो जाएगी। अंतरात्मा भी संस्कारों का एक पिंड सा हो गया, तो वो एक अलग चीज है, उस पर बाद में। तो हमारे भीतर ये दोनों ही मौजूद रहे हैं, हमेशा से मौजूद रहे हैं। लेकिन एक संतुलन था इनमें, एक संतुलन था। अब ज्यादा आसानी से फैलने की क्षमता उस गड़बड़ वाले की होती है। बैठे तो हमारे अंदर दोनों हैं, हमारे अंदर दोनों बैठे हैं, माने समाज में भी दोनों बैठे हैं, देश में भी दोनों बैठे हैं, हर जगह दोनों बैठे हैं। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता गड़बड़ वाले की होती है, क्योंकि गंदगी फैलाना ज्यादा आसान होता है ना। गंदगी फैलाना है आपको, तो आपको सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। आप कोई चीज़ उठाइए, उठा के ये चाय पानी फेंकना, किताबें फेंकना शुरू कर दीजिए, गंदगी फैल जाएगी। कुछ विचार नहीं करना, कोई समय भी नहीं लगेगा। सफाई करना समय लेता है, गंदगी फैलाना पहली बार ज़्यादा आसान होता है, दूसरी बार गंदगी फैल भी अपने आप जाती है। आप कुछ मत करिए, किसी जगह को बस छोड़ दीजिए, कुछ दिनों में वो गंदी हो जाती है, धूल आकर बैठ जाएगी, कुछ होगा। पर सफाई हमेशा संकल्प मांगती है और समय लेती है, तो वो मुश्किल काम होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे भीतर जो दो बैठे हैं, उसमें से एक है जो चढ़ाई से, ऐसे ढलान से उतरना चाहता है, और एक है जो ऊपर को चढ़ना चाहता है। एक का काम ज्यादा आसान है हमेशा से, जिसको उतरना है उसके लिए ज्यादा आसान है, और वो उतरने की जो ढलान है वो भी समझिए फिसलन भरी है, तो काम और आसान हो गया। हाँ, तुम उसमें पड़ जाओ, फिसलते फिसलते अपने आप नीचे पहुंच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जिसको ऊपर चढ़ना है उसका काम और मुश्किल है। एक तो ऊपर चढ़ना है, ऊपर से वहां पर फिसलन है। तो पहले एक संतुलन होता था, लेकिन सोशल मीडिया, उसका जो एल्गोरिदम होता है, वो चूंकि ट्रेंड होता है आपको वही दिखाने के लिए जो आप जल्दी से देख लेना चाहते हैं।
जिसमें आपको जल्दी से एक केमिकल हार्मोनल हाई मिल जाता है, तो गंदगी ज्यादा तेजी से हमेशा फैलती है, समझ रहे हैं? तो सोशल मीडिया आदर्श तौर पर दोनों चीजों को फैला सकता था। हमारे भीतर दो बैठे हैं, दोनों की बात का वो प्रचार प्रसार कर सकता था, पर दोनों का उसने नहीं किया है। ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, 100 गुना ज्यादा सोशल मीडिया में गंदगी ही फैली है। तो जिन लोगों के पास गंदगी हमेशा से थी पर उनको फैलाने का साधन नहीं था, उनको साधन मिल गया सोशल मीडिया, और उसके कारण गंदगी वहां भी पहुंच गई जहां नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना? आपके आपके घर में बच्चे हैं, मान लीजिए, आप उनको बहुत अच्छी परवरिश दे रही हैं, ठीक है, और आपने उनको सब तरह की कुसंगति से बचा के रखा है। आप कहते हो कि मैं उन्हें अच्छे स्कूल में भेजूंगी, आप कहते हो नहीं नहीं, मुझे जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ किस्म के लोग हैं, मैं तुम्हें वहाँ मिलने नहीं दूंगी। सारे पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, फ्रेंड्स भी मॉनिटर करते हैं, फ्रेंड्स भी मॉनिटर करते हैं, आमतौर पे ही करा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अपने बच्चे हो, छोटे भाई बहन हो, कोई हो, हम ये करते हैं, बिल्कुल। तो हम उनको बचाकर रख लेते थे, और सफलतापूर्वक, लगभग सफलतापूर्वक बचाकर रख लेते थे। अब वो सफलता नहीं मिल सकती, अब गंदगी उन तक पहुंच जाएगी। हाँ, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा अच्छी बातें भी पहुंच सकती हैं, गहरी बातें भी पहुंच सकती हैं, पर हमने कहा कि वो जो गहरी बात है वो खड़ी चढ़ाई है, उसको किसी तक पहुंचाना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें श्रम लगता है, संकल्प लगता है, संयम लगता है, अनुशासन लगता है। किसी को आप कुछ अच्छी बात सिखाना चाहते हो, देखा है ना उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और किसी को बिगाड़ना हो, बर्बाद करना हो, उसके दिमाग में कचरा भरना हो, इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, खट से हो जाता है, पल भर का काम है, पल भर का हो जाता है। किसी को नशे की लत लगवाना आसान है, लेकिन जिसको लत लग गई हो, आप जानते हैं कि उससे लत छुड़वाना कितना टेढ़ा काम है। फिर वो उसको सेंटर में भेजो, ये करो, कई बार लोगों की लत छूट भी जाती है, दोबारा फिर जाते हैं, गंदगी में पड़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया ने गंदगी को एम्पलीफाई कर दिया है। एम्पलीफाई वो दोनों ही चीज़ों को कर सकता था। एम्पलीफाई तो वो गीता को भी कर सकता था, एम्पलीफाई तो बुद्ध की वाणी को भी कर सकता था, दर्शन को कर सकता था, और ऐसे मुद्दों को कर सकता था जिनसे हमारा सचमुच गहरा सरोकार है। पर सोशल मीडिया ने उन चीज़ों को एम्पलीफाई तो नहीं करा है, मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद सप्रेस कर दिया है। कहते हैं ना कि वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, जब गंदगी आप इतनी फैला दोगे, जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं भी जो कोई सही बात बोलना चाहती हैं, वो दब के रह जाती हैं, ब्राउन आउट हो जाती, वो हाँ क्राउडेड आउट हो जाएंगी, उनको कौन सुनेगा। बट इट्स ऑल्सो अबाउट कंजम्पशन। अब जिस तरह का हम फीड कंज्यूम कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम की जिसकी आपने बात की, वो रिपीटेडली लूप पे आता रहता है। मैंने बात की ये क्रैश की, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब जब से वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लगातार आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिथम है, आपको बार बार एक तो फियर साइकोसिस आ रहा है। अब आप भाई ट्रैवल करना बंद कर दीजिए, इन तारीखों पर ट्रैवल मत कीजिए, ये मंगल का साल है, 2025 में ऐसी और दुर्घटनाएं होंगी, ये हमारे फियर साइकोसिस पे प्ले कर रहा है। क्या हम उसके आगे सरेंडर करके बैठ जाएं? क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम सब अपने परिवार वालों से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं, हम सब चाहते हैं सब प्रोटेक्टेड रहे, तो क्या हम उनको ट्रैवल करने से मना कर दें? खुद जो बाल बच्चे वाले हैं वो ट्रैवल करना बंद कर दें? ये फियर से, इस डर से कैसे लड़ाई की जाए, और इस डर के साथ साथ आगे जिंदगी का कैसे नाप तोल करके चलाया जाए? देखिए, भीतर आत्मसम्मान होना चाहिए, रीढ़ में दम होना चाहिए। मैं सड़क पर जा रहा हूँ, कोई ला करके कुछ भी मेरे सामने ऐसे दिखा देगा, खा लो, मैं खा तो नहीं लेता। मैं बाजार में हूँ, कोई भी मेरे सामने ऐसे एक शर्ट ले आएगा, पहन लो, मैं पहन तो नहीं लेता। मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, सैलून से कोई आए बोलेगा मैं बाल काट दूंगा तुम्हारे, मैं कटवा तो नहीं लेता। मैं कहता हूँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब मैं ये सब अपने साथ नहीं होने देता, तो मैं किसी को हक क्यों दूं कि वो मुझे कोई भी रील्स दिखा दे? और गंदगी फैलाने वाले हमेशा आगे रहे हैं, क्योंकि वही डरपोक होते हैं ज़्यादा। उनको पता होता है चीज़ तो उनकी गंदी ही है, इसको फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ के कोई आधार, कोई बुनियाद, कोई आंतरिक दम तो है नहीं उसमें। तो कोई आके बोल रहा है कि देखो ये जो फ्लाइट नंबर थी, ये 171, इसका जो मूलांक 9 निकल रहा है, और 9 ये वो शनिदेव, ऐसी बातें। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हर तरीके की गंदगी फैलाई जा रही है, जो कि वास्तव में पूछिए तो मृतकों और उनके परिवारजनों के प्रति अपमान भी है।
कि आप दुर्घटना का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हो और ज़्यादा अंधविश्वास फैलाने के लिए और बेकार की बातें करने के लिए। कोई आकर के कुछ कह रहा है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं एलियन अटैक हुआ था, यहाँ तक हुआ है कि वहाँ पे किसी ने फुटेज बना ली और बोल रहे हैं देखो इसमें से अब ये जीवात्माएं निकल निकल के उड़ रही हैं। ये मतलब सब तरीके की जितनी भी तरीके की फूहड़ बातें हो सकती हैं सब हो रही हैं। मैं क्यों इन बातों को अपने ऊपर छाने दूं? आप और हम इंसान हैं, बिल्कुल ऐसी कोई घटना होती है, एक मानवीय त्रासदी है, हमारा उसे सरोकार होता है, तो हम फिर स्वयं फैसला करेंगे ना। मैंने कहा आत्मसम्मान होना चाहिए, खुददारी होनी चाहिए। मैं खुद फैसला करूंगा ना कि अब इसके बारे में मुझे क्या देखना है। मैं ये भी तो देखना चाहूंगा कि जो एविएशन सेफ्टी है उसने 1930 के दशक से लेकर आज तक लगभग 100 साल में कितनी प्रगति करी है। मुझे आंकड़े चाहिए। ये आंकड़े मुझे रिपोर्ट से मिल जाएंगे, ये आंकड़े गूगल से मिल जाएंगे, और अब तो LLM है, चैट GPT वगैरह, आप वहाँ जा करके पूछ सकते हैं और बहुत आपको रोचक जानकारी मिलेगी। और रोचक ही जानकारी नहीं मिलेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आगे और क्या मुझे इसमें जानना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं ये स्वयं ही आपको आगे के लिए प्रश्न भी सुझा देते हैं। ये कहते हैं वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट दिस 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 एंड दिस, आप उनसे बात करते रहिए। तो इस तरीके से ये जो त्रासदी है ये एक तरीके से आपके ज्ञान के विस्तार का साधन बन जाएगी। राम ना करे कि किसी को ज्ञान का विस्तार इन वजहों से करना पड़े कि इतने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है और उस कारण से मेरे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। पर अब दुर्घटना तो हो ही गई है ना। और जब दुर्घटना हो ही गई है और फिजाओं में यही चल रहा है कि दुर्घटना दुर्घटना, प्लेन क्रैश, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो मैं क्यों ना फिर इस पल का कम से कम ये उपयोग कर लूं कि मैं जान लूं। आ रहा है कि डुअल इंजन फेलियर हुआ है, बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि 2 इंजन होते हैं तो क्यों होते हैं, ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है तो क्यों होती है, दोनों इंजनों में संबंध क्या होता है। बहुत लोग जानते भी ना हो कि प्लेन वास्तव में उड़ता कैसे है। ये जो पंख होते हैं, ये पंख कहाँ से वो प्रेशर जनरेट कर देते हैं कि वो आसमान में उड़ान ले लेता है, कितनी हाइट पर उड़ता है ये भी ना पता हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस तरीके की सारी बातें जानने का, और ये बातें आप जान जाएंगे तो फिर आप ये भी जान जाएंगे कि वास्तव में हवाई उड़ान में रिस्क कितना होता है और कितनी बेफिजूल की बस गलतफहमियां हैं, अफवाहें हैं। बहुत बातें हैं जो जानी जा सकती हैं। आज से पहले कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन किन कारणों से हुई हैं, इन सब चीज़ों में कितनी सारी चीज़ें और हैं जो शामिल रहती हैं। उदाहरण के लिए मैं बार बार क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि एविएशन के लिए, हवाई यात्रा के लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा बन चुका है और भविष्य में और बड़ा खतरा बनेगा। हमें वो समझना होगा। हम बर्ड हिट की बात करते हैं, चिड़िया कैसे आ जाती हैं एयरपोर्ट के पास, हमें खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा। हम और न जाने हम कितनी बातें कर रहे हैं जिसमें कि ये बहुत मौका है समझने का। उदाहरण के लिए एयरपोर्ट के ठीक बगल में रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, तभी तो वहां जाके गिरा जी। एयरपोर्ट के ठीक बगल में मेडिकल कॉलेज कहाँ से आ गया, हमें ये सवाल पूछना होगा। ये सब सवाल हैं जो वाजिब हैं, इन सवालों में दम है। ये सार्थक प्रश्न है कि साहब प्लेन उड़ा है और विस्फोट नहीं हो गया, कोई मिसाइल आकर के नहीं लग गई है, वो ग्लाइड करते करते बस जा करके कुछ सेकंड में गिरा है। वो जहां गिरा है, अगर वहां खाली जगह होती, मान लीजिए खेत होता या कोई भी खाली जगह होती, तो प्लेन वहां लैंड कर जाता। कुछ लोगों को चोट आती पर शायद किसी की जान नहीं जाती, एटलीस्ट ग्राउंड कैजुअलिटी नहीं होती। ग्राउंड, और जो नीचे लोग मरे वो तो बिल्कुल ही नहीं मरते। और नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो प्लेन उससे टकराता नहीं। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि डुअल इंजन फेलियर हुई है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो मिरेकल ऑन द हडसन है कि वो उसको जाकर के उन्होंने तो नदी पे ही लैंड करा दिया था। तो यहाँ पर भी ज़मीन पे लैंड हो सकता था और प्लेन ने कोई हाइट नहीं ली थी। ग्राउंड लेवल से प्लेन मुश्किल से 200-400 फीट ऊपर था। 600 फीट सी लेवल से ऊपर था। अहमदाबाद सी लेवल से 200 फीट खुद ही ऊपर है जी। तो ग्राउंड लेवल से तो 200-400 फीट ऊपर था। उसके पास स्पीड भी नहीं थी, स्पीड होती तो स्टॉल क्यों करता। राइट। तो हाइट भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है, वो ग्लाइड कर रहा था एक प्रोजेक्टाइल की तरह। अगर सामने उसको मिट्टी ही मिल जाती, खाली जगह मिल जाती, तो आराम से लैंड कर जाता। पर ये हो कैसे गया कि हवाई अड्डे के ठीक बगल में रेजिडेंशियल कॉलोनी बनी हुई है, लोग रह रहे हैं और एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज कैंपस है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। जानबूझ करके जो हवाई अड्डे होते हैं वो शहर से दूर बनाए जाते हैं। 15 किलोमीटर, कई बार तो 40-40 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं। इसीलिए दूर बनाए जाते हैं क्योंकि प्लेन क्रैश का जो सबसे बड़ा रिस्क होता है
वो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही होता है। तो वो फिर वहां प्लेन क्रैश करेगा तो एयरपोर्ट के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाकर के गिर जाएगा। ये वो मुद्दे हैं जो हमें पूछने चाहिए। लेकिन बढ़ती आबादी के चलते ऐसे बहुत से हवाई अड्डे अब भारत में हो गए हैं जिनके बिल्कुल साथ सटी हुई रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। आप जब मुंबई हवाई अड्डे पे उतरते हैं तो वो पूरी एक अपनी स्लम एरिया उसके साथ लगा हुआ है। दिल्ली में गुड़गांव, तो फिर हमें बढ़ती आबादी पे सवाल उठाना पड़ेगा। जी जी। हमें जो रेगुलेशंस हैं उनके एनफोर्समेंट पे सवाल उठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हवाई अड्डों के आसपास आपने मीट शॉप्स कैसे अलाउ कर रखी हैं, क्योंकि मीट शॉप्स वगैरह होंगी तो फिर वहां पर चील वगैरह और कौवे वगैरह और बर्ड्स और ज्यादा आएंगी। जो चिड़ियों का प्राकृतिक हैबिटेट होता है, हमें उसके विनाश, डिस्ट्रक्शन पर भी बात करनी पड़ेगी। आपने उनका घर उजाड़ दिया है तो वो फिर आते हैं रनवे के अगल बगल दोनों तरफ जो घास होती है ना, चिड़िया आकर के उसमें कीड़े ढूंढती है। राइट। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर मुझे ये मुद्दा इस वक्त महत्वपूर्ण भी लग रहा है और लगना चाहिए, एक मानवीय त्रासदी है, इतने लोग हैं, आपने आरंभ में ही कहा, कोई लंदन बसने जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई बात कुछ तो दुख होता है। जब दुख होता है तो हम वहां जाकर के और जानना चाहते हैं, हमारा उस घटना से एक संबंध बन जाता है। पर वो जो संबंध है वो सकारात्मक बने ना। इस संबंध के कारण हमें और बहुत सारी बातें फिर हैं जो हमें जाननी होंगी। उदाहरण के लिए हमें जानना होगा कि पीछे और कौन सी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और हर दुर्घटना के बाद हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए और उठाए गए हैं। बोइंग कंपनी है, उस पर बहुत आक्षेप लग रहे हैं। ये मौका है ये जानने का कि बोइंग ने वास्तव में अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स गिराए हैं, यदि वास्तव में, तो उसके कारण क्या रहे हैं, उसके पीछे की पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या रही है। इससे जो मार्केट से हमें वो समझने में मदद मिलेगी। तो अगर हम इस एक त्रासदी से ही संबंधित अनुभव कर रहे हैं और करेंगे ही, भावनात्मक रूप से मनुष्य है, अनुभव तो, भावना तो जुड़ती है जब हम वहां पर देखते हैं कि इतना क्या हुआ, तो हमें उससे संबंधित न जाने क्लाइमेट चेंज से लेके जियोपॉलिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल एविएशन, अर्बन प्लानिंग, न जाने कितने मुद्दे हैं जिनको जानने का हमारे पास अब ये मौका खड़ा हो गया है। लेकिन हम उन मुद्दों को जानने की जगह अब इस चीज में लगे हुए हैं कि देखो मूलांक क्या है, कौन सी तारीख को दुर्घटना हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे सुपरस्टिशन की तरफ हमें ड्रैग कर रहे हैं। और वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसने पिस्तौल दिखाई थी और ऐसा है वैसा है, और गुजरात से जो उड़ रहा था वो पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद था, इधर जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, 100 तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बजाय इसके कि सचमुच जानो। एक और मुद्दा है जो हमें पूछना चाहिए, दुनिया में 2 ही कंपनियां क्यों हैं जो कमर्शियल एयरलाइनर्स बना रही हैं, बड़े कमर्शियल एयरलाइनर्स, बोइंग और एयरबस। अब एक चीनी कंपनी भी आ गई है उसमें। भारत आज तक अपने कमर्शियल एयरलाइनर्स क्यों नहीं बना पा रहा है, जो कि ज़्यादा आसान होता है। देखिए, फाइटर जेट का जो इंजन होता है उसको बनाने से ज़्यादा आसान होता है कमर्शियल जेट का इंजन तैयार करना। तो हम आज तक क्यों नहीं तैयार कर पाए? क्योंकि जो बाकी उसके पूरे कंपोनेंट्स होते, सिस्टम्स होते हैं, वो तो हम कर लेते हैं। जो हमारे फाइटर जेट्स भी हैं, तेजस वगैरह, उसमें इंजन फंसता है, इंजन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लाते हैं, इंजन ही बाहर से लाते हैं वास्तव में। पर जो कमर्शियल एयरलाइनर है उसका इंजन तो हम तैयार कर सकते थे। अब इतने साल हो गए, हमने अपना जो पहला प्रोजेक्ट हो 1960s में शुरू करा था, मारुत, आज तक हमारे पास अपना कोई इंजन क्यों नहीं है? ये वो मौका है जब हम ये सारी बातें पूछें, खासकर तब जबकि हमें पता है कि डुअल इंजन फेलियर हुआ है। तो इंडिया इंजन टेक्नोलॉजी में कहाँ स्टैंड करता है? फिर इसका संबंध आप पाओगे कि डिफेंस से भी आ गया, क्योंकि अगर आपके पास अपना एयरक्राफ्ट है लेकिन उसका इंजन आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आपका एयरक्राफ्ट कैसे हुआ? Exactly. आप समझ रहे हैं? आपकी कमजोरी पहले लोगों को पता है। आपकी कमजोरी सबको पता है। आप कह रहे हो तेजस मेरा है, पर उसका इंजन तो दूसरे, इंजन तो दिल होता है, वो दिल तो किसी दूसरे ने पकड़ रखा है। तो ये वो मौका है जब हम न जाने इस दुर्घटना से संबंधित कितने पहलुओं पर सकारात्मक विचार कर सकते हैं, पर वो सकारात्मक चर्चा नहीं हो रही है। उसकी जगह बहुत छोटे और क्षुद्र किस्म के मुद्दों पर और बड़े गिरे हुए तल पर रील्स बन रही हैं और बातें हो रही हैं, और ये एक अच्छे उन्नत अग्रणी समाज का सूचक नहीं है। सो ट्रेजेडी से टीचिंग्स ना लेते हुए हम ट्रेजेडी में इस तरह से खो जाते हैं कि वहाँ से खुद को डरने का मौका दे रहे हैं, वहाँ से खुद को भटकाने का मौका दे रहे हैं, सही मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं आपकी समझती हूँ, लेकिन एक बीच में आपने ही बताया कि
जिंदगी का तो भरोसा है ही नहीं, मौत का भी भरोसा नहीं है। वो 242 जो उसमें लोग सवार थे AI 171 में, उसमें से लोन सर्वाइवर एक व्यक्ति निकला जो सीट 11A पर बैठा हुआ था। अब जो सुपरस्टिशन फैलाने वाले वो तो 11A को भी लेकर के 11A को भी ले रखा उन्होंने है, पूरा तामझाम पैदा कर हर दिया थ्योरी है। पैदा हो बिल्कुल, चुकी है उसको बिल्कुल, लेके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैं जो फिलोसॉफिकली लाइफ के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि लक फैक्टर हमारी लाइफ में कितना मैटर करता है। पूरा वही है, पूरा वही सब है, खेल लक का है। पूरा वही है। देखिए हम कितना भी कहें कि ये है वो है, जो ज़मीनी बात है उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हम तो पैदा भी संयोग से हुए हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने स्त्री होना चुना नहीं था, संयोग की बात है। मैंने पुरुष होना चुना नहीं था, संयोग की बात है। हमने भारत में होना चुना नहीं था, हमने पैदा ही होना चुना नहीं था। हमने इस काल में पैदा होना चुना नहीं था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हमने इस ग्रह पर पैदा होना चुना नहीं था। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब संयोग का है। जहाँ रैंडमनेस है माने संयोग है, वहाँ कोई प्लान देखना, प्रोजेक्ट करना, अज्यूम, इमेजिन करना मूर्खता है। प्लान को एक्सपेक्ट भी नहीं करना है ही नहीं कोई प्लान। हम बोलते हैं द यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर समथिंग, किसी ने कोई प्लानिंग नहीं करी है, सब रैंडम है, सब रैंडम है। एक व्यक्ति किसी बस में जा रहा होता है, उसी बस में कोई लड़की भी जा रही होती है। ये एक संयोग है कि दोनों उसी बस में चढ़ गए। ये एक संयोग की बात है कि ड्राइवर ने एक समय पर ब्रेक मार दिया। ये एक संयोग की बात है कि दोनों ने एक दूसरे की ओर देख लिया क्योंकि ब्रेक पड़ गया था बहुत ज़ोर से, और उस संयोग से फिर एक पूरा खानदान चल निकलता है। लेकिन आप कहोगे कि साहब ये तो मैंने किया, मैंने प्यार किया, आई मेड द फर्स्ट मूव एंड आई डिसाइडेड टू प्रपोज एंड आई डिड। उसमें कहाँ तुम्हारा कोई डिसीजन है? अब तो साइंस से हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी भावनाएं हमें अनुभव हों या हमारे विचार हमें अनुभव हों, उससे बहुत पहले से उनकी उत्पत्ति की क्रिया हमारे शरीर में शुरू हो चुकी होती है और हमें पता भी नहीं होता है। मतलब आपको किसी बात का ख्याल आएगा, मैं चाय पीऊं, उससे कई सेकंड पहले ही शरीर ने वो काम शुरू कर दिया है जिससे फिर आपका मन ये सोचेगा कि मैं चाय पीऊं। चाय की इच्छा। आप कहोगे कि ये मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा कहाँ है? आपको तो पता भी नहीं था और इच्छा की जागृति आपके शरीर में पहले ही हो चुकी थी। और ये सब संयोग है। समझ रहे हैं? तो जीवन तो पूरा का पूरा संयोग ही है। सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा। अध्यात्म पूरा, दर्शन पूरा आपको बार बार ये बताता है कि जो डूअरशिप है, कर्ता भाव है, ये एकदम ही व्यर्थ की बात है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त। प्रकृति के गुण हैं, वही प्रकृति के गुणों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, बरत रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और उसके कारण ये जो पूरा आपको खेल दिखाई पड़ रहा है, ये खेल चल रहा है। इसमें तुम कहीं नहीं हो। तुम कहो तुमने किया, तुमने कुछ नहीं किया। जो हो रहा है बस अपने आप हो रहा है, लेकिन तुम झूठ मूठ उसके कर्ता बने बैठे हो। अतः भूख दुख के भोक्ता भी तुमको ही बनना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये कि ये सब है महज संयोग। तो फिर प्रश्न ये आता है कि अगर ये सब कुछ संयोग है तो हम कौन है? अगर सब संयोग है तो फिर तुम हमारी डोर किसके हाथ में है? हम तो मुर्दे जैसे हो गए। नहीं, आपके हाथ में एक चीज है। आपके हाथ में ये है कि आप जान लें कि ये सब कुछ संयोगवश हो रहा है, और आप झूठ मूठ इसका श्रेय न लें, आप कर्ता भोक्ता न बने। ये जो हो रहा है ये संयोगवश हो रहा है। ये है जो आपके हाथ में एकमात्र चीज। यही विकल्प है, यही चुनाव है, यही चेतना है, यही आपकी सच्चाई है। हो तो ये सब कुछ रैंडमली रहा है जी। हाँ, ऑल ऑफ दिस इज रैंडम, बट आई कैन नो दैट नोइंग इज हु यू आर। बट टेल मी वन थिंग, द यूनिवर्स हैज नो प्लान, यू जस्ट सेड दैट, और सब कुछ रैंडम हो रहा है और हम सब उस खेल का हिस्सा हैं जो अपना अपना पात्र हम लोग निभा रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से। सरेंडर टू यूनिवर्स एंड देन वॉच व्हाट हैपन्स। ये एक जो थ्योरी है ये बड़ी लिबरेटिंग भी है, एंड एट द सेम टाइम आपको सच्चाई का आईना दिखाने वाली भी है कि तुम्हारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सो माइट एज वेल सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी ऑफ सरेंडर टू द यूनिवर्स? यूनिवर्स भी क्या चीज़ है वो तो मैं जैसा देखूं वैसी दिखाई देती है ना। आपका यूनिवर्स और मेरा यूनिवर्स अलग अलग होगा। सो सरेंडर टू विच यूनिवर्स? तो दर्शन,
विशेषकर वेदांत ये नहीं कहता कि विश्व को समर्पित हो जाओ, वो कहता है स्वयं के साक्षी हो जाओ। क्योंकि यूनिवर्स भी स्वयं के लिए है, मेरे लिए। मेरा यूनिवर्स अलग है, आपका यूनिवर्स अलग है, सबके अपने अपने यूनिवर्सेस होते हैं, और हमारे यूनिवर्सेस भी सुबह कुछ होते हैं, शाम कुछ और होते हैं, है ना। हम कहते हैं मेरी दुनिया बदल गई, यूनिवर्स बदल गया आपका। तो आपके भीतर क्या चल रहा है आप ये जान सकते हो, उसे सेल्फ नॉलेज, जो आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्मज्ञान कहते हैं। सेल्फ नॉलेज थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये मेरे भीतर क्या चल रहा है। जितना ज्यादा आप देखते जाते हो कि आपकी गतिविधियां, आपका मन, आपकी भावनाएं, संबंध, विचार, निर्णय, कामनाएं, ये सब कितनी ज्यादा यांत्रिक हैं, मैकेनिकल हैं, उतना ज्यादा आप लिबरेट होते जाते हैं, उतना ज्यादा आप जो हो रहा है उसमें झूठ मूठ का हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, ये जानना कि मैं क्या चाहती हूँ। अब अगर आप इस वक्त मुझसे ये सवाल पूछें, इमीडिएटली मेरे पास कोई आंसर आए, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी से भी हम रैंडमली अगर खड़ा करके पूछें कि आप क्या चाहते हैं, ये नहीं, आप कौन हैं, ये नहीं जानना है कि क्या चाहते। हाँ, हम चाह तो रहे ही हैं, हाँ, हमें ये पूछना है चाहत कहाँ से आ रही है। ये बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, आप समझ रहे हैं इस बात। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाता है। मुश्किल तब हो जाता है जब आपने उस चाहत के आगे घुटने टेक दिए होते हैं। जितना ज्यादा आंखों में कामना भरी होती है, उतना ज्यादा कामना को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। मुझे कितना ऐसे कैसे मुश्किल हो सकता है। मैं दुकान में गया हूँ, वहां पर एक शर्ट है, वो मुझे लग रहा है यही वाली। मैं अगर 1 मिनट के लिए भी खड़े होकर खुद से पूछूंगा यही वाली क्यों, मुझे कोई बात समझ में आ जाएगी। आप बाहर किसी को देखें कि खास किस्म के कपड़े पहन रखे हैं, या उनका एक लहजा है बात करने का, या बाल किसी तरीके से कटा रखे हैं, या जूते, या कुछ भी, अच्छी खासी संभावना है कि आपको दिखाई दे जाए सब किस फिल्म से आ रहा है। कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो मैं नहीं हूं ना, इन्फ्लुएंस है। मेरा उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक बाहरी प्रभाव है जो काम कर रहा है, और उस बाहरी प्रभाव को मैंने अपना नाम दे दिया है, जो कि बड़ी बेईमानी की बात है। जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी मूवी में था तो इधर भी होना शुरू हो गया। कुछ मैं अपना व्यवहार देखूं तो मुझे पता चलेगा अरे मेरा व्यवहार तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा है, तो मेरा कहाँ हुआ फिर, वो तो मेरा है ही नहीं। कुछ मैं अपने नज़रिए देखूं, ये लोग अच्छे होते हैं, ये लोग बुरे होते हैं, ये काम अच्छा होता है, ये काम बुरा होता है, तो मुझे पता चलेगा ये सोच तो मेरी परंपरा की है, मेरे खानदान की है, तो मेरी तो है ही नहीं। तो आप अपनी कामनाओं को, विचारों को, पूर्वाग्रहों को, मतों को जितना देखोगे उतना आपको पता चलेगा कि उसमें आप तो मौजूद हो ही नहीं। और ये जो जानना है, ये शायद एकमात्र चीज है जो संयोग से स्वाधीन है। इसमें संयोग नहीं है। संयोग है सब कुछ, जो ये जान रहा है वो संयोग से मुक्त है। लेकिन जाने कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है, अपने आप को उसकी तरफ कैसे लेके जाए? क्योंकि वी आर सम टोटल ऑफ व्हाट वेयर वी कम फ्रॉम, है ना। माँ से मेरी कुछ हरकतें मिलती हैं, कुछ आदतें मिलती हैं, किसी बोलने का अंदाज मिलता है, क्योंकि मैं माँ की कोख से आई हूँ। जो डीएनए उन्होंने मुझे पास किया है पिताजी के साथ मिलके, उसी तरह से मेरा व्यवहार बना है, उसी नज़रिए से मैं लोगों को देखती हूँ, जज करती हूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। जब मेरे पूरे अस्तित्व को ही किसी और ने इस दुनिया में लाके खड़ा किया है, तो मैं उससे अपने आप को सेपरेट करके सिर्फ अपना नजरिया और अपना अस्तित्व कैसे ढूंढूं? ये क्या प्रक्रिया होगी? मान लीजिए पहन रखे हैं, ठीक है, ये कपड़े बाहर से आए, मैंने पहन रखे हैं, मैं भूल गया ये बाहर से आए हैं, मैं भूल गया ये बाहर से आए हैं। मुझे लग रहा है ये इस ब्लेजर की बाह नहीं है, मेरी बाह है, ये मेरी बाह है। अब इसके कारण मुझे अंदर हो सकता है इसका जो है माप ठीक ना हो, या भीतर मुझे कुछ पसीना, खुजली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मेरी बाह है तो मैं मजबूर हो गया ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकते हैं, आपकी अपनी बाह है, वो अगर दुख भी दे रही है तो आप हटा तो नहीं सकते। लेकिन जिस क्षण आपने देख लिया कि ये एक बाहरी प्रभाव है, बाहर से किसी ने दिया, आपने पहन लिया, आप स्वाधीन हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो इसको उतार देने के लिए। सारा दर्शन दुख से मुक्ति के लिए है, और सारे दुख बाहरी प्रभावों से ही आते हैं। जब आप जान लेते हो कि कोई चीज बाहरी प्रभाव है, तो आप में अचानक ताकत आ जाती है उससे आजाद हो जाने की। आप कहते हो ये मैं नहीं हूं, और अगर ये मैं नहीं हूं तो इसको उतारने में, इसको छोड़ देने में
फिर संकोच कैसा, दुविधा कैसी, दुर्बलता कैसी। लेकिन जब तक मुझे लगेगा ये तो मैं ही हूं, ये मेरा अपना है, ये अगर मेरा अपना है तो मैं इसे उतार नहीं सकता। आप किसी चीज का पालन करती रही हैं, वो चीज किसी परंपरा से आ सकती है, पर आपको पता ही नहीं है कि वो चीज कहां से आ रही है। आपको लग रहा है ये चीज करने की तो मैंने ठानी है, ये करना है, ये तो मेरा अपना मौलिक, ओरिजिनल, इंडिपेंडेंट निर्णय है। तो वो चीज आप कभी नहीं छोड़ोगे, भले ही वो चीज बिना दम की हो, बिना आधार की हो, और आपको दुख भी देती हो और बंधन देती हो, तब भी आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका मानना क्या हो गया है कि ये चीज तो मेरी अपनी है, वो अपनी है नहीं। जब आप पूछते हो कि ये जो मैं सोच रही हूं, ये जो मैं कर रही हूं, ये जो फैसला ले रही हूं, ये मैं जैसे जी रही हूं, ये जो मैंने सही गलत के पैमाने बना रखे हैं, ये आए कहां से? आपको दिखाई देता है ये सब संयोग से आए हैं, मेरे नहीं है, संयोग से आए हैं। जैसे संयोग से यहां पे धूल पड़ जाए, अब संयोग से यहां धूल पड़ी है तो वो धूल मेरा हाथ नहीं है, उसको मैं हटा सकता हूं। जो कुछ संयोगिक है उसके साथ नाता रखना आवश्यक नहीं है। जैसे ही आप संयोग को संयोग जान लेते हो, वैसे ही बड़ी ताकत आ जाती है, क्योंकि अब आप मुक्त हो सकते हो। लेकिन जब आप संयोग को मानते हो कि उसमें मौलिकता है, कि उसमें निजता है, आत्मा है, कि उसमें मैं मौजूद हूं, तो आप संयोग से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। आप एक ऐसी जिंदगी जियोगे जिसमें कुछ नहीं है, बस जैसे फुटबॉल होती है कि कभी इससे फुटबॉल को कभी इसने मारा संयोग से, कभी उसने मारा, कभी उसने मारा। या कि जैसे पेड़ से एक टूटा हुआ पत्ता होता है, हवाएं आई संयोग से यहाँ ले गई, हवाएं आई संयोग से वहाँ ले गई। आप जिंदगी भर संयोगों के गुलाम रहोगे और ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसमें कुछ आनंद नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। बट जैसे ही आप देखना शुरू करते हो कि भाई ये जो चल रहा है ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी संयोग के साथ चलना अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्य तो बस वो चीज होती है जो मैंने ठानी है, मैंने जानी है। संयोगों के साथ चलना अनिवार्य क्यों है? आप समझ रहे हैं ना? मुझे आपसे बात करनी है तो ये बात मेरे लिए अनिवार्य है। इसी वक्त उधर कुछ आवाजें होने लग जाएं, उन आवाजों पर ध्यान देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है। संयोगिक आवाजें हैं, दुनिया में बहुत तरह की आवाजें होती रहती हैं, दुनिया के संयोग हैं, मैं उन पर ध्यान क्यों दूं? जैसे ही आप जान लेते हो कि कोई चीज संयोग है, आप आजाद हो जाते हो उस चीज को दरकिनार करने के लिए, उसकी उपेक्षा करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, और फिर जिंदगी बहुत ताकतवर हो जाती है। इट्स वेरी एम्पावरिंग टू इवन लिसन टू दिस। मतलब आप अगर समझ लें इस बात को, इसकी गहराई को, तो वो खुद अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। लेकिन संयोग से मुक्त होने के लिए आज की जनरेशन में या हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जो गलत रास्ता लेते हैं। मैं मेघालय मर्डर केस की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, जो रघुवंशी परिवार के साथ हुआ। नई नई शादी के बाद हनीमून पर जाता है जोड़ा और वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि लड़के का मर्डर कराया गया है, लड़की को गाजियाबाद में देखा जाता है, और फिर वहाँ से पता चलता है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या था, किस तरह से पूरी प्लॉटिंग हुई, क्या हुआ। उस लड़की की मानसिकता के बारे में मैं जानना चाहूँगी यहाँ से। क्या वो अपने आप को किसी संयोग से मुक्ति की तरफ ढूंढ रही थी, या ये किस तरह का फैसला था जब आपके सामने 8 अलग अलग विकल्प थे, जिसमें आप आराम से बैठ के भी अपने परिवार को बता सकते थे कि मुझे इस व्यक्ति से शादी नहीं करनी, किसी और से करनी है। उसमें आप किसी की जान तो नहीं लेते, पर वो सब विकल्प छोड़कर इस एक्सट्रीम ऑप्शन को चूज करना, उसकी क्या मानसिकता रही होगी? हम होते ही नहीं हैं। हम एक इंसान की तरह दिखाई देते हैं। वो इंसान चूंकि चलता फिरता दिखाई देता है, वो इंसान दीवार से अलग दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि इसकी अपनी कोई निजी व्यक्तिगत सत्ता है। किसी कोई सत्ता होती नहीं है। हम पे आज तक जो प्रभाव पड़े हैं, हम पे जो संस्कार पड़े हैं, हम उसका पुतला मात्र होते हैं। कोई फैसला वगैरह आमतौर पे लिया नहीं जाता। इस पूरे मुद्दे में जो भी लोग हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो जानता नहीं हूँ, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर ऊपरी सिद्धांत के बल पर जो आपको कह सकता हूँ वो कहूँगा। ये सब साधारण लोग हैं, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के लोग हैं जो इस अपराध में सब शामिल बताए जा रहे हैं। इन्हें कोई समझ है? इनकी क्या परवरिश इस हिसाब से हुई है कि जिंदगी को खुद देखो, जानो, समझो? अगर यहाँ पर प्रेम शामिल है तो क्या वो सही में प्रेम है?
और अगर यहाँ पर किसी के प्रति रंजिश शामिल है तो क्या वो भी मौलिक है, निजी है? अगर इसमें कोई प्रेम प्रसंग शामिल है, वो जांच वगैरह के बाद पता चलेगा, अभी हमें कुछ पता नहीं है, चल रही है अभी तो जांच। सब अनुमान की बात है, हमें कुछ पता नहीं। पर यहाँ अगर कोई प्रेम प्रसंग शामिल है तो उसमें प्रेम है कहाँ? लड़का लड़की आपस में साथ बैठते थे, उनमें आकर्षण हो गया, ज़्यादातर आप जानते ही हो दैहिक आकर्षण होता है, हो गया, बस हो गया। कोई फिल्म आई थी और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुनूनी रोमांटिक गाना था, दो जने कहीं बैठे हुए हैं, वो गाना बजने लग गया, दोनों के ही भीतर हार्मोन उबलने लग गए और दोनों को लगने लग गया कि हमें इश्क हो गया है। ये कोई प्रेम होता है? ये कोई प्रेम हुआ है? घर वाले हैं, घर वालों को लग रहा है कि लड़की इतने साल की हो गई है, चलो इसे ब्याह दो, और ब्याह हो भी कहाँ, अपने ही समुदाय के अंदर ब्याह दो। ये कोई उनकी अपनी निजी मौलिक ओरिजिनल सोच है? ये संयोग की बात है, आप एक परंपरा के हो, उस परंपरा को ही फिर आप आगे बढ़ा रहे हो और बोल ये रहे हो नहीं नहीं ये मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा करना है। ये आपको थोड़ी करना है, ये तो चीज़ आपको पता भी नहीं कौन कर रहा था, कहाँ से शुरू हुई और आप क्यों कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप बस एक अंधे बहाव में बहे जा रहे हो। आमतौर पर इस तरह के मामलों में, इस एक मामले की बात नहीं है, ऐसे ऐसे सैकड़ों मामले रोज हो रहे हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे सामने आए हैं। मीडिया के सामने तो आते भी नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में खून बहे, बिल्कुल, पुलिस तक पहुंचे हर मामला, पुलिस तक पहुंचे या कि सनसनीखेज हो हर मामला, ज़रूरी नहीं है। पर ये जैसे हमारे परिवार होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, उनकी जो परवरिश होती है, फिर हम उनका शादी ब्याह करते हैं, उन बच्चों के प्रेम प्रसंग होते हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ज़रा भी गहराई हो। न तो माँ बाप की अपनी शादी में गहराई थी, न उस पल में गहराई थी जब वो बच्चा पैदा हुआ। ज़्यादातर बच्चे भी यूं ही संयोग से पैदा हो जाते हैं। कोई बच्चा इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि घर वाले दबाव डाल रहे हैं, सास जाकर दबाव डाल रही है बहू पर कि अरे अरे पैदा कर, खासकर लड़का पैदा कर। इसमें अपनापन कहाँ है, इसमें निजता कहाँ है, ओरिजिनलिटी, मौलिकता कहाँ है? कहाँ है? कुछ नहीं है इसमें। फिर वो बच्चा, लड़की या लड़का बड़ा हो रहा है, दुनिया भर में भजनों के नाम पर भी फिल्मी गाने चल रहे हैं, आपने देखा है? परिवार कह रहा है आओ तुमको किसी धार्मिक उत्सव में ले चलते हैं, वहां पर भजन के नाम पर भी फिल्मी गाने की पैरोडी चल रही है। अब वो लड़का लड़की दोनों बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनकी प्यूबर्टी का समय है और उनके भी फिर जज्बात मचल रहे हैं। जो आपकी आंखों के सामने दिन रात होता है, उसके साथ एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपकी बैठ जाती है, आप बोलने लग जाते हो प्यार हो गया। वो प्यार थोड़ा ही है, जिसके साथ आपको प्यार हुआ है कोई और होता तो आपको उसके साथ भी हो जाता। आपको खुद नहीं पता होता आपकी देह कैसी कैसी माया रच रही है आपके साथ। आप जिन बातों को जानते नहीं वो बातें भी हो रही हैं आपके साथ, चुपचाप हो रही हैं, आपके पीठ पीछे हो रही हैं, सबकॉन्शियसली हो रही हैं। फिरोमोन्स होते हैं, एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि दूसरा उसे क्यों पसंद आ गया, क्योंकि एक केमिस्ट्री बैठ गई है, उसकी 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 गंध आई है और वो गंध इतनी भी तेज़ नहीं थी कि आप जान पाओ कि आपके नथनों में उसकी गंध प्रवेश कर रही है, लेकिन वो प्रवेश कर गई है और उसने आपके भीतर सेक्सुअल एक्टिविटी सक्रिय कर दी है। उसको आप बोलोगे मुझे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये तो सब एक नेचुरल बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसीजर है जिससे कोई भी अनछुआ नहीं है। और जब भी कभी इस तरह की बायोलॉजिकल चीज़ें चलेंगी, ठीक है, आपको वही अंजाम देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने को मिले हैं, क्योंकि नेचुरल बायोलॉजिकल तल पर जीना जानवरों का काम है, इंसान का नहीं। तो इंसान भी तो एक जानवर है। इंसान अगर सिर्फ एक जानवर होता तो हम आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते ना। कोई जानवर ऐसी चर्चा करते हैं क्या? इंसान वो जानवर है जो मुक्त होना चाहता है अपनी पशुता से। सब पशु अपनी पशुता में मस्त रहते हैं, खाया पिया पड़े हैं, गाय ने घास चरी अपना पड़ी हुई है, उसको जिंदगी में कोई ऊंची चीज चाहिए क्या? आप गाय को ले जा करके सोना दिखाओ, गाय को कोई फर्क पड़ता है क्या? आप गाय को बोलो तुझे प्रधानमंत्री बना दूंगा, गाय कोई बहुत खुश हो जाएगी क्या? आप गाय को बोलो ऐसे यहाँ जमीन पे काहे को लेटी है, चलिए बहुत बड़ा बिस्तर ले ले हीरे मोती का, गाय को नहीं चाहिए। गाय को वही चाहिए जो वो करती है। दुनिया के सब पशु अपने अपने प्राकृतिक जीवन को जीते हैं और उससे आगे उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं है। मनुष्य पशु अवश्य है, लेकिन वो एक अद्भुत पशु है, उसे पशु होना गवारा नहीं है। उसके भीतर एक चेतना है जो आसमान मांगती है। इसी कारण धर्म है, इसी कारण मनुष्य दैवीयता की बात करता है ना, कि मुझे जमीन से उठकर आसमान तक जाना है ना। तो हम जब भी कहेंगे कि मुझे वैसा ही नेचुरल जीवन जीना है जैसा पशु जीते हैं, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये पशु को ठीक है कि भूख लगी है तो कुछ भी पड़ा है तो खा लिया। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर
और यहाँ पे कुछ खाने को रखा हो, कोई चिड़िया आए तो वो उसको खाना शुरू कर देगी। और हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी बुरी चिड़िया है, देखो चोरी कर ली। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ खाने को रखा है, एक इंसान आए उठाए खाना शुरू कर दे, तो हम उस इंसान को अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इंसान है। कुछ रखा था, चिड़िया आके खा गई, कुत्ता आके खा गया, और ठीक है, वो और बेचारे क्या करें, वो तो पशु उनको इतनी ही समझ है, उनको इतनी ही समझ है, उनकी इससे ज़्यादा की कोई ताकत ही नहीं है। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे मेरा सवाल मुझे जवाब नहीं मिला उसका। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि जब हमने ये कह दिया कि इंसान एक थिंकिंग एनिमल है, हमारे पास सोच समझ की ताकत है ना, तो जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल लोचा हुआ लड़का लड़की के बीच में, शादी तक बात पहुंची या लव अफेयर शुरू होता है, उस दौरान उस लड़की के पास वो थिंकिंग पावर थी कि मैं कोई सही तरीका लेकर इस शादी से इनकार कर दूं और शादी ना करूं, उसमें मैं किसी और की कम से कम जान तो नहीं लूंगी और अपने साथ 3 औरों को ना लपेटूंगी, और सबका क्या फ्यूचर है, जेल, उससे मैं बच जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे परिवार वाले मुझे डिसोन कर देंगे। लेकिन उसने वो सब रैशनल चीजें ना इस्तेमाल करके ये फैसला क्यों लिया? पूरे वक्तव्य का आधार ये है कि वो ये नेचुरल काम करने की अपेक्षा थिंकिंग भी तो कर सकती थी कि मैं ये सब कर लूं। हाँ, अब इसमें फंसा आप यहाँ रहे हो कि ये जो थिंकिंग है ये भी केमिकल लोचा है। वो फॉग्ड हो गई है, उस पर धुआं है किसी और, आप जिसको थॉट बोलते हो, वो भी सिर्फ एक नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, और आपको भ्रम हो जाता है कि उसमें कोई कॉन्शियसनेस शामिल है। सोचते तो सब है, पागल आदमी भी तो सोच रहा है, सब सोच रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो सोच भी पूरे तरीके से प्राकृतिक है, शारीरिक है। आप समझ रहे हो बात को? जो आपकी सोच है वो कोई बॉडी से इंडिपेंडेंट नहीं है। ब्रेन इज पार्ट ऑफ माई बॉडी, ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपको जो विचार आ रहे हैं वो विचार भी फिजिकली और सोशली कंडीशनड विचार हैं। तो आपके विचार आपको आपकी कंडीशनिंग से मुक्ति नहीं दे सकते। उस लड़की ने और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, और वो जो मृतक है उसने भी कुछ सोचा होगा कि मैं ब्याहने जा रहा हूँ। वो जो कहा जा रहा है कि प्रेमी है, वो भी बहुत सोचता होगा। दोनों पक्षों में रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, जिन्होंने वो जो ब्याह है वो रचाया होगा व्यवस्था, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा। सोच तो सभी रहे हैं, सोचने से क्या होता है? आपकी जो सोच है वो सोच ही आपकी शरीर से बंधी हुई है। हमारे विचार हमारी पशुता से आज़ाद थोड़ी होते हैं। जो भीतर का जानवर है ये अपने हिसाब से हमारे भीतर विचार और भावनाएं खड़ी कर देता है। जो भीतर का जानवर है ना हमारे, वो अपने हिसाब से विचार यहां खड़ा कर देता है। आप जो चाहते हो आप वही विचार करना शुरू कर देते हो, और आप जो चाहते हो आपने नहीं तय करा है, वो आपके शारीरिक और सामाजिक और संयोगिक संस्कारों ने तय करा है। और जो आप चाह रहे हो भीतर से, जो वृत्ति उठ रही है, वो वृत्ति विचार बन जाती है। आप सोचते हो मेरा विचार है, वो आपका विचार नहीं है। वो विचार भी एक्सटर्नली डिक्टेटेड है, वो विचार भी किसी और का है। आपको झूठ मूठ का भ्रम हो रहा है कि वो आपका विचार है, वो आपका विचार नहीं है। आप बात समझ रहे हो? मुझे इश्क हो गया है, किसी को 5 साल की उम्र में विचार आता है क्या? क्यों नहीं आता? 15 में आने लग जाता है, क्योंकि शरीर अब प्यूबर्टी पा चुका है। तो आपको ये विचार आएगा कि मुझे इश्क हो गया, ये भावना आएगी। थॉट्स और फीलिंग्स ये दोनों ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट नहीं होते। थॉट्स और फीलिंग्स ये भी बॉडी और सोसाइटी द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं। किसी को कोई फीलिंग आ रही हो तो ये ना बोलिए मेरी फीलिंग है, वो फीलिंग तुम्हारे भीतर इम्प्लांट करी गई है। उदाहरण के लिए आपको बता दिया गया कि इस जगह से अगर निकलो तो डर के चलना, यहां भूत है। आप वहां से निकलोगे आपको फीलिंग डर की आ जाएगी। आप छोटे थे, आपको बता दिया गया इस जगह से निकलो तो सर झुका देना, ये जगह सेक्रेड है। आप वहां से जब भी निकलोगे आपका सर अपने आप झुक जाएगा। आप कहोगे मैंने झुकाया, आपने नहीं झुकाया, आपके भीतर वो बात डाल दी गई है। इसी तरीके से हमने बात करी थी वो जो 15 साल में इश्क होता है उसकी। तो कुछ बॉडी और कुछ सोसाइटी, ये दोनों मिलकर के हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को निर्मित करते हैं। इसीलिए आपको अगर कोई बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट मिल रहा हो अपनी फीलिंग के पक्ष में, तो अपने ही बहकावे में मत आ जाइएगा, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट को भी बॉडी ने ही मैन्युफैक्चर करा है, ताकि बॉडी की छुपी हुई जो डिजायर है, जो बॉडी का प्रिमिटिव एजेंडा है, बॉडी उसको पूरा कर सके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट आ जाता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा देखा मेरे पास आर्ग्यूमेंट है। हाँ। जिन्होंने ये साजिश रची थी, आपको क्या लगता है उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं थे? आज वो पकड़े गए हैं तो आपको दिखाई दे रहा है तो बड़े बेवकूफ लोग थे, आप ऐसे कहोगे। लेकिन जब वो बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे तो बेवकूफ नहीं थे अपनी नजर में, वो स्मार्ट प्लानिंग कर वो रहे स्मार्ट प्लानिंग कर रहे थे। हम सब स्मार्ट होते हैं, आप भी स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूँ, पूरी दुनिया स्मार्ट है। और हम खुद को ही आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं कि मैं ये वाली प्लानिंग क्यों कर मैं रहा ये हूँ, कर रहा हूँ और ऐसे सक्सेसफुल हूँ, मेरी बॉडी गवर्न कर रही है मेरे ब्रेन को ये मुझे नहीं प्लानिंग दिखाई करने देता, के लिए। ये मुझे नहीं हाँ, दिखाई देता, ये मुझे नहीं दिखाई देता, इज वेरी डीप, ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, एकदम नहीं दिखाई देगा। इज वेरी डीप, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इस तरह से कभी सोचा भी नहीं है। आज आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं मुझे। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, उसका जो एक सामाजिक ढांचा बना मैं हुआ इसमें है। एक चीज और बोलूं? हाँ, श्योर श्योर। सबसे चिड़िया को घोंसले बनाते देखिए, उसको कैसे पता इतनी प्लानिंग करनी हो। चिड़िया का घोंसला अच्छी खासी प्लानिंग की चीज़ होती है, साधारण गौरैया का घोंसला भी। और जो बया पक्षी होता है जो ऐसा वाला बनाता है, हाँ, उसने इतनी प्लानिंग कैसे करी? प्रॉपर आर्किटेक्चर। हाँ, उसका जो शरीर है वो उसको बताता है। जो आमतौर पे ये मादा चिड़िया करती है, उसका जो पूरा ओवुलेशन का प्रोसेस है वो उसको बता देता है कि अब ये तू कर। लेकिन उसे खुद ये बात नहीं पता। वो चिड़िया क्या बोलेगी, ये तो इसका पूरा आर्किटेक्चर मैंने डिज़ाइन किया, ये तो मैंने तय किया कि यहाँ से तिनका लेकर के आना है और उससे घोंसला बनाना है। नहीं, तुमने नहीं तय करा। तुम्हारे भीतर जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी चल रही है वो बहुत एंशिएंट है। उसने पहले से ही तय कर रखा था कि जब चिड़िया तू इतने साल की होगी तो तुझे घोंसला बनाने पे मजबूर होना पड़ेगा। दर्शन आपसे पूछता है मजबूरी की जिंदगी क्यों जीनी? जो काम तुमसे एक प्रिमिटिव स्ट्रीम करवाना चाहती है, हाँ, एक बहुत पुराना अंधेरा प्रवाह है, वो तुमसे कुछ करवाना चाहता है, तुम वो करने को विवश क्यों हो? तुम स्वतंत्र क्यों नहीं जी सकते? यही जो लिबरेशन है, ये सारे विजडम लिटरेचर का लक्ष्य होता है। जी कहें। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनका जो समाज पर प्रभाव होता है, हम सब एक स्ट्रक्चर में जी रहे हैं, शादी ब्याह की व्यवस्था होती है, एक गृहस्थी साथ चलती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसे धक्का पहुंचता है। आज फिर हम वही सोशल मीडिया पर और रील्स पर आ जाते हैं। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अब लड़के बचने लग गए हैं, उनको शादी से डर लगने लग गया है, पता नहीं कौन सोनम हनीमून पर ले जाकर क्या हर्ष करे, कमिटमेंट कहाँ से आएगा सोसाइटी में, लोग बस अफेयर चलाएंगे और छोड़ देंगे। ये क्या सही प्रभाव है? क्या इस तरह की घटनाओं का जो मैसेजिंग जारी है वो क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, अभी जो हमने बात करी उसी को आगे बढ़ा देंगे तो इसका भी जो जवाब है वो सामने ही है। हमें नहीं पता होता कि हम कोई तर्क दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, हमें नहीं पता होता। अब ये जो समय है, ये वो समय है जब पूरे इतिहास में महिलाओं की जो स्थिति रही है वो करवट ले रही है। महिला चेतना आज के समय में जिस तरीके से खड़ी हो रही है वो इतिहास में पहले कभी नहीं था। तो पुरुष वर्ग के स्वार्थों पर आंच आ रही है, चोट पड़ रही है। तो भले ही आपको सचमुच लग रहा हो कि अरे देखो अब लड़कियां कितनी खतरनाक हो गई हैं, वो ड्रम में डालकर मार देती हैं, सीमेंट भर के मार देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, भले ही आपको ये सब लग रहा हो कि सचमुच में डर लग रहा है, आपको पता भी नहीं है कि आपके भीतर एक पुराना पशु बैठा है जो आज तक स्त्री के ऊपर कब्जा करके हक जमा करके चला करता था, और आज वो पुरानी व्यवस्था टूटती दिख रही है उसको। तो किसी भी तरह की कोई घटना हो उसको वो सबूत और दलील की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि पुरानी व्यवस्था ही ज्यादा बेहतर थी। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं एक पुरुष हूं और मैं बात कर सकता हूं कि यार लड़कियां तो बहुत खतरनाक हो गई हैं आजकल, कुछ भरोसा नहीं है, मार देती हैं, अब तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में ही भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब तो मतलब आप लेटे हो, कोई आपके बिस्तर बगल में लेटा हो, आपको गला काट दे चाकू से, आप क्या कर लोगे, आप तो डिफेंसलेस हो। बिल्कुल इस तरह की बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा हो रही हैं। पर आपको पता भी है कि आप में ख्याल कहाँ से आ रहा है? आप में ये ख्याल उसी पुरानी मानसिकता से आ रहा है, उसी पुरानी परंपरा से आ रहा है जो चाहती थी कि महिला आपकी कठपुतली बन के रहे और आपके लिए रसोई में प्रबंध कर दे, बिस्तर पे प्रबंध कर दे, आपकी वंश वृद्धि कर दे, और ये महिला का यही अपना किरदार है, वो इसको निभाती रहे। अब महिला उस किरदार की समीक्षा कर रही है। आज महिला पूछना चाहती है कि मैं मनुष्य हूं
और ये किरदार आवश्यक है या इससे आगे भी कहीं कुछ हो सकता है, मैं उड़ान भर सकती हूँ? आज महिला ये पूछ रही है। जब महिला ये पूछ रही है तो कहीं भी कोई भी मौका मिल जाए, कोई छोटा मोटा भी सबूत मिल जाए, तो वो दलील बन जाता है कि देखो महिला आज जो कर रही है वो कितना गलत काम है, और महिला ये सब करेगी तो पुरुषों की हत्याएं शुरू हो जाएंगी। अरे भाई, भारत की आबादी में 5 करोड़ महिलाएं कम हैं। आप 2 4 5 पुरुषों के मरने की बात कर रहे हो। मौत तो एक भी हो तो दुखदाई होती है, बिल्कुल होती है, पर ये जो 5 करोड़ महिलाएं भारत की आबादी में कम है, इनका क्या हिसाब है? और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनको आपने जन्म नहीं लेने दिया। ज्यादातर वही हैं, ज्यादातर वही हैं। आपको मालूम है, अभी अभी सेंसस होगा तो और आएगा आंकड़ा सामने, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वो फिगर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक के जो एस्टिमेट्स हैं, आप लगभग 145 करोड़ लोग हो 2025 में। अगर आप 145 करोड़ लोग हो तो महिला पुरुष दोनों को लगभग 72.5 करोड़ होना चाहिए था ना। महिलाएं 70 करोड़ भी नहीं है। महिलाएं 70 करोड़ भी नहीं। भारत में महिलाओं और पुरुषों की आबादी में 3 से 5 करोड़ का अंतर है। ये कैसे हो सकता है? प्रकृति में तो दोनों बराबर होते हैं। किसी और देश में ये देखने को नहीं पाया जाता। भारत में महिलाओं और पुरुषों की आबादी में इतना अंतर कैसे है? किसी भी और देश में ही नहीं पाया जाता, क्योंकि आपने उनको जन्म नहीं लेने दिया है। गर्भ हत्या करी है, भ्रूण हत्या करी है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ये सब काम ज़्यादा हुआ है, खूब हुआ है। लेकिन आप ये बात मानोगे नहीं। कहीं मान भी लोगे तो जस्टिफाई करोगे, मान लोगे, जस्टिफाई करोगे। ज़्यादातर तो मानते ही नहीं है। मीडिया में कभी चर्चा आपको होती दिखाई देती है? 2 लड़कियां वैसे कोई मार दे तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है, और कोई नहीं बात कर रहा है कि भारत की 3 से 5 करोड़ लड़कियां कहाँ चली गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी जेनोसाइड है, बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब उसकी उपेक्षा करके, उस इतने बड़े आंकड़े की उपेक्षा करके, जब आप देखते हो कि अच्छा 2 पुरुष 4 पुरुष हैं, उनकी हत्या हो गई, और कोई भी हत्या निंदनीय है निश्चित रूप से, सबसे पहले तो हम ये स्वीकार करेंगे, बिल्कुल। तो उनकी हत्या हो गई, तो आप उसको कह रहे हो कि देखो इससे ये साबित होता है कि महिला को पुराने तरीके से घर में ही रहना चाहिए, ना तो उसको शिक्षा की ज़रूरत है। गुरुजी वगैरह हैं, गुरुजी बताते हैं कि महिला का गुरु भी उसका पति होता है, महिला का शास्त्र गृहस्थी होती है, और महिला की मुक्ति तो परिवार की सेवा करने में होती है। उसको न तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, न तो विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत है, न अध्यात्म पढ़ने की ज़रूरत है। उसको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना घर में ही चीज़ें निपटाते बहुत है। उसको दुनिया में जा कर के काबिल लोगों से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने पति से मिल लिया करे, पति ही परमेश्वर है, नारायण है। वो पुरानी एक मानसिकता चली आ रही है, और उस मानसिकता को एक बहाना मिल जाता है, एक दलील मिल जाती है कि देखा, यही सही था। महिला को ज़्यादा जब तुम आज़ादी दोगे, देखा ये ज़्यादा पर लग जाते हैं तो ये क्या करती हैं, ये हत्याएं करना शुरू कर देती हैं। वो तो हत्याएं करनी शुरू कर देती हैं, और तुमने जो 5 करोड़ हत्याएं करी हैं उनका क्या हिसाब है? दुनिया में जो आज तक बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं वो क्या महिलाओं ने करी हैं? हाँ, इसका एक काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि अब लड़के जो हैं कमिटमेंट से डर रहे हैं, शादी से डर रहे हैं। तो जो लड़कियों की तरफ से नैरेटिव है वो ये चल रहा है, डरना चाहिए, डरो। लड़कियों की तरफ से नैरेटिव ये चल रहा है कि जब तुमने अपने घर में बहुओं को जलाया था डाउरी के लिए, जब उनका उत्पीड़न किया था, और जब लड़कियां कहती थी कि हमें शादी से डर लगता है, तो आपने कभी उसको वैलिडेट ही नहीं किया कि बेटा ये तो होना ही है, डर के करो चाहे खुशी से करो। डर तो लगना ही चाहिए। जो आज तक करते आए और जिस तरीके की शादियां होती हैं कि 2 मिनट के लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और रिश्ता हो गया, और बोला ये तो फैमिली टू फैमिली बॉन्डिंग होती है, लड़का लड़की आपस में क्या ज़्यादा बात करेंगे, इस तरह की शादियों से डर तो लगना ही चाहिए। आज नहीं, आज से 100 साल पहले डर लग गया होता तो और अच्छा होता। ये तो जो काम कर रहे हो ये काम ही डरावना है। अच्छा है कि डर लगे, बस ये है कि इसके जो डरावने परिणाम हैं वो अभी तक पर्दे के पीछे रहते थे, अब पर्दे से बाहर आने लगे हैं, और मैग्नीफाई होके आ रहे हैं, बड़े स्केल पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया इनको उठा रहा है, फैल रहा है। वरना ये सबको तो बहुत पहले भी होता था, बहुत पहले भी होता था। मैं छोटा था, कानपुर में एक साथ 3 बहनों ने आत्महत्या करी थी, क्योंकि उनके पिता के पास दहेज के पैसे नहीं थे। तो तीनों ने एक साथ फैसला करा कि क्यों हम अपने बाप को इतना दुख दे रहे हैं। तीनों एक साथ लटक गई। मैं 10 साल का भी नहीं था, और मैंने उसकी दूरदर्शन पे उसके विजुअल्स देखे थे, मैगजीन्स वगैरह काफ़ी पढ़ता था, तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो भी मैगजीन चलती थी, याद नहीं मुझे, आउटलुक, इंडिया टुडे, वीक, यही सब चलती हैं, फ्रंट लाइन, इनमें से जो भी मैगजीन तब थी, इसमें जितना छपा था पूरा मैंने पढ़ा था।
कौन कहता है कि ये चीज़ डरावनी नहीं है? डरावनी तो निश्चित रूप से है। आपने आधी आबादी को क्या बना रखा है, ये बात डरावनी नहीं है क्या? आज भी देखिए हुआ क्या है ना, जिसका स्टेक होता है पुरानी व्यवस्था में, वो पुरानी व्यवस्था को उतने समय तक ढोना चाहता है। एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था से अगर मेरे स्वार्थ पूरे होते थे तो मैं क्यों चाहूँगा कि व्यवस्था बदले। आप अगर मेट्रो सिटीज़ को देखेंगे ना, लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं मन से, क्योंकि उनका पुरानी व्यवस्था में कोई स्टेक नहीं है। स्टेक समझ रहे हैं ना, उनका उसमें कोई हित नहीं है, तो आगे निकल गई हैं ब्रेक फ्री होने के नाम पर। हाँ, क्योंकि उनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो आज आप जिसको जेनजी बोलते हो, या उससे थोड़ा और आगे 25-30 वर्ष तक की भी जो लड़कियां हैं, वो दिमागी स्तर पे लड़कों से कहीं आगे निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। और बहुत तरह की बेवकूफ़ियां हैं जिसमें सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियां उनसे आगे निकली हुई हैं। तो लड़कों के लिए लड़कियों से एक स्वस्थ संबंध रखना वैसे भी मुश्किल होता जा रहा है। लड़के के दिमाग में कौन सी छवि चल रही है? वही पुरानी छवि जिसमें उसके स्वार्थ पूरे होते हैं, वही फिल्मी छवि, ऐसा वैसा। फिर वो जाता है लड़की के पास बात करने के लिए, लड़की वैसी है ही नहीं जैसी उसकी छवि है। जो लड़का मन में लड़की की छवि लेके बैठा है, लड़की उससे आगे निकल चुकी है। लड़का लड़की के पास जाता है, उसको झटका लग जाता है, शौक लग जाता है, फिर कहता है ये तो बड़े डरावने हालात हो गए हैं, मैं तो इसके पास गया था, मैंने इसको कहा कि देखो ऐसा है वैसा है। वो उसके पास एक तरह का पैट्रियार्क बन के गया था, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, ऐसा वैसा। वो लड़की दिमागी तौर पे उससे 20 साल आगे निकली हुई है, उससे पूछ रही है मतलब क्या, पैसे तो मैं खुद कमा लेती हूँ, ये सब क्या बातें कर रहा है भाई, क्या हो गया, ठीक है ठीक है। और लड़के को शौक लग जाता है कि ये क्या हो गया। लड़का भी 1980 में जी रहा है, हाँ। क्योंकि 1980 में जीने में उसके स्वार्थ हैं, 1980 में जीने में उसके स्वार्थ हैं, तो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता। लड़की 1980 में शोषित थी तो बाहर निकल गई जैसे ही मौका मिला। अब इन दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी बन नहीं रही है, तो अब ये सब आ करके सोशल मीडिया पे रोया करते हैं, रील बना बना के कि ये लड़कियां ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं, हत्यारन हो गई हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसी हो गई जैसी भी हो गई हैं। अच्छा है, भली बात है, मत करो ना ब्याह। तो बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी चेक मिल गया है, और रियलिटी में लड़कों का जो स्वार्थ था वो पूरा हो नहीं पा रहा है, और इसीलिए इस तरह का रोना धोना सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं उस जनरेशन से, उस तरह की सोच वाले लोगों से। आचार्य जी, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जो है ये मतलब जितना हम चाहे उतना लंबा चल सकती है, बट इट वॉज ग्रेट टू टॉक टू यू। हमने सिर्फ एक मुद्दे को नहीं, कई मुद्दों को छुआ है और ज़िंदगी के कई पहलुओं को छुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन ये ऐसे ही आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर आज के लिए इसे मैं विराम लगाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, एबीपी लाइव को आपने टाइम दिया। बट मेरी सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आपके भी अगर कोई सवाल है इस कॉन्वर्सेशन से निकलते हुए, या अदरवाइज़ आप आचार्य प्रशांत से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली सीरीज़ में मैं आपके सवाल उनके सामने ज़रूर रखूँ। और इसी तरह से एक मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड का अगर साथ मिल जाता है तो लाइफ के जो वो जो छोटे छोटे पहलू होते हैं उन्हें नेविगेट करना, उनसे होकर गुजरना थोड़ा आसान हो जाता है। आई होप यू रियली लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आगे भी उम्मीद करेंगे कि आचार्य जी हमारे साथ बात करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।